अकेडमी आई एम आशुतोष सिंह योर कमेटी टीचर। आज बेटा हम लोग बीबीटी पढ़ चुके थे। बीबीटी पे क्वेश्चन कर लिया था हम लोगों ने। अब बेटा कुछ लिमिटेशन है बीबीटी किस चीज़ों का एक्सप्लेन नहीं कर पाई। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेटा किन चीज़ों का एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्वाड्रेटिक कंपाउंड के बारे में, वो बेटा ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन्स हैं और ये बहुत बेस्ट है। ये ध्यान रखना क्या कहते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं कर पाई वो बहुत ध्यान दो। सबसे पहली बात ध्यान दो बेटा यहाँ पे, इट इन्वॉल्व मैनी नंबर ऑफ एजम्पशन, मतलब ये बहुत सारे पूर्व धारणाओं को मानती थी। ये इसकी थ्योरी, इसकी थ्योरी, उसकी थ्योरी, सारी थ्योरी को ये लेके रखी थी। अपना खुद का कुछ नहीं था इसका, कई सारी थ्योरी को मिला करके ये एक्सप्लेन कर रही थी अपनी थ्योरी को, तो इसलिए इनकी बात नहीं सही रही। दूसरा बेटा, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक डाटा। तो मैग्नेटिक बिहेवियर कितना आएगा, कितना मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, कितना बार मैग्नेट आएगा, म्यू के बारे में इन्होंने नहीं बताया। बस इतना बता दिया कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा बचेगा हाइब्रिडेशन के बाद में, वो क्या कहते हैं आपके पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, और जिनके पास बेटा अनपेयर्ड नहीं बचेंगे वो डायमैग्नेटिक हो जाएंगे, प्रचुंबकीय हो जाएंगे। जिनके पास बच जाएगा तो वो अनचुंबकीय हो जाएंगे। केवल इतना बात इन्होंने बताई, वो डाटा कितना आएगा अमाउंट उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, ये ध्यान रखना। दूसरी बेटा, इट डज नॉट एक्सप्लेन कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर शो करता है, क्या शो करता है, कलर शो करता है। उस कलर के बारे में भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि कलर क्यों एक्सप्लेन करता है, मतलब कलर क्यों शो करता है, कलर क्यों दिखाता है, ये कंपाउंड कलर क्यों होते कोऑर्डिनेशन वाले, तो इसलिए दूसरी बड़ी बात ध्यान रखना बेटा यहाँ पे, ठीक है। और इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव, और इस कलर के बारे में बेटा आपको अभी आगे आ रही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वो एक्सप्लेन करेगी आपको, कलर कैसे आता है, क्यों आता है, कलर क्यों शो करता है। तो चौथा बेटा आपका है इनका लिमिटेशन, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा थर्मोडायनेमिक तरीके से, मतलब क्या कहते हैं आपका, और उसके बाद काइनेटिक तरीके से स्टेबल है या नहीं है, कितना अमाउंट में ये स्टेबल है, इन सब के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन स्टेबिलिटी की इन सारी बातों को सीएफटी आपको एक्सप्लेन करने वाली है, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। उसके बाद क्या कहते हैं, इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या क्या ज्योमेट्री होती है, स्क्वायर प्लेनर, या तो सर जी क्या होता है टेट्राहेड्रल, मतलब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री 2 हो सकती है, टेट्राहेड्रल है तो स्क्वायर प्लेनर, लेकिन ये बता नहीं पाए कि कौन सा टेट्राहेड्रल ही होगा, कौन सा स्क्वायर प्लेनर। ये एक्सपेरिमेंट बेस पे कभी कभी हुआ, तो उस बेस पे बेटा हाइब्रिडेशन इन्होंने बताया, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज नहीं ये समझा पाए सही से। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये तो हम लोग अपने मानने के लिए अच्छे से केवल ये बस बता दिए कि ये जो कार्बन वाला होगा या नाइट्रोजन वाला होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, बाकी हेलोजन वाले और ऑक्सीजन वाले ये सब क्या होंगे, वीक होंगे। केवल ऐसे बता दिए, लेकिन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे वाकई कौन वीक होगा कौन स्ट्रांग होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इतनी सारी बातें इनके थियरी में, इतना कमियां थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो उन कमियों को बेटा आप लोग एक एक बार नोट कर लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए, क्या कहते हैं, संयोजकता सिद्धांत की सीमाएं। संयोजकता सिद्धांत की सीमाएं हिंदी में डाल लो, सिद्धांत हाँ संयोजकता आबंध भाई, हाँ संयोजकता आबंध सिद्धांत की सीमाएं, ठीक बेटा, ये ध्यान रखना। चलो नोट करो बेटा, पहला पॉइंट लिखो, क्या कहते हैं, देखो यह सिद्धांत बहुत सारी, यह सिद्धांत बहुत सारे पूर्वानुमान का पालन करती है, पूर्वानुमान का पालन करती है, पूर्वानुमान एजम्पशंस, पूर्वानुमान का पालन करती है। दूसरा बेटा लिखो, यह सिद्धांत चुंबकीय आंकड़ों की
यह सिद्धांत चुंबकीय आंकड़ों की कोई यह सिद्धांत चुंबकीय आंकड़ों की कोई मात्रात्मक 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 व्याख्या नहीं देता है। मात्रात्मक व्याख्या नहीं देता है। यह सिद्धांत उपसय संयोजी यौगिक द्वारा यह सिद्धांत उपसय संयोजी यौगिकों द्वारा दर्शाए गए रंगों के बारे में नहीं व्याख्या करता है। दर्शाए गए रंगों के बारे में नहीं व्याख्या करता है, व्याख्या नहीं करता है। चौथा पॉइंट बेटा लिखो, यह सिद्धांत रंगों के द्वारा मतलब यौगिकों द्वारा रंग दर्शाए गए रंगों की व्याख्या नहीं करता है। देखो, यह उपसहसंयोजी यौगिकों के उष्मागतिकी और गतिक अस्थायित्व की व्याख्या मात्रात्मक तरीके से नहीं कर पाता है। उष्मागतिकी एवं गतिक अस्थायित्व के मात्रात्मक व्याख्या नहीं कर पाता है मात्रात्मक व्याख्या नहीं कर पाता है। और लिखो, यह सिद्धांत चार समन्वय संख्या वाले उपसहसंयोजी यौगिकों की ज्यामिति चतुष्फलकीय या वर्ग समतलीय होगा, इसकी व्याख्या नहीं कर सका। और लास्ट एंड द लीस्ट पॉइंट, यह सिद्धांत दुर्बल एवं प्रबल क्षेत्र लिगेंड में विभेद नहीं कर पाया। यह सिद्धांत दुर्बल एवं प्रबल क्षेत्र लिगेंडों में विभेद नहीं कर पाया। लिख लिया बेटा? यानी ये जो सिद्धांत था, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रांग फील्ड, दुर्बल और प्रबल में लिगेंड कौन सा है उसमें विभेद नहीं कर पाया, ये बता नहीं पाया सही तरीके से। आगे CFT और आगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगी, वो इसको एक्सप्लेन करने वाली है। ठीक है बेटा? तो अब बेटा हम लोग अब तैयार है क्या? अब जो चीजें हमें पढ़नी थी BBT से पढ़ लिए, अब जो कमी इसमें रह गई, अब इसी कमी को हम दूर करेंगे बेटा किसमें? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, CFT में। तो अगली हेडिंग बेटा डाल लो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत।
तो बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, बता रहे हैं, डोंट वरी। क्रिस्टल छेद सिद्धांत, क्रिस्टल छेद सिद्धांत बेटा देखो ध्यान से, पहली चीज देखो, एजम्पशन की बात कर लो आप, CFT इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं हम लोग। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंसीडर मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक arising from electrostatic interactions between the metal ion and ligands are treated as point charge। मतलब लिगेंड आपका एक पॉइंट चार्ज हो गया, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। तो पॉइंट चार्ज को ट्रीट करते हुए बेटा जैसे ही मेटल आयन के पास में कोई लिगेंड आता है, तो लिगेंड आता है तो लिगेंड पे भी क्या आता है, चार्ज क्रिएट हो जाता है। चाहे वो न्यूट्रल लिगेंड आए, चाहे वो, अगर न्यूट्रल आ रहा है, अगर न्यूट्रल आ रहा है तो ये वाला केस होगा, केस ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। अगर सर क्या कहते हैं एनायन वाला आ रहा है, मतलब रेडायन वाला आ रहा है मेटल से बॉन्ड बनाने के लिए, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मेटल है, मेटल से लिगेंड आ रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए। वो बॉन्ड जब बनाने के लिए आते हैं लिगेंड बेटा, तो लिगेंड 2 टाइप के मेन है आपके, एक सर जी न्यूट्रल उदासीन वाले, एक भैया एनायन मतलब रेडायन वाले, ठीक है, ये ध्यान रखना। दोनों जैसे ही आते हैं, उनसे जैसे बेटा इंटरेक्ट करते हैं, उनसे जैसे बेटा क्या कहते हैं मिलते हैं, तो उनके अंदर क्या आता है, एक इंट्रैक्शन आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन आता है, यानी कि उनके अंदर में अट्रैक्शन का, ऐसा समझो आप। तो जब एनायन आएगा लिगेंड मेटल से बॉन्ड बनाने के लिए, ध्यान रखना है ये बात, जैसे Cl हो गया, Br हो गया, OH हो गया, Cn, ये सब अगर आयन आए मेटल से बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, तो ये जो इंट्रैक्शन होगा बेटा ना मेटल आयंस और इन लिगेंड्स के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो क्या होगा, आयन आयन इंट्रैक्शन होगा। कैसा होगा, आयन आयन। कैसे सर, देखो यहाँ पर जैसे मान लो ये M है, Mn+, मान लो ये क्या होगा, मेटल आयन है, सर कोई आ रहा है यहाँ पे Cl-, अब ये क्या कर रहा बताओ, यहाँ पर ये बॉन्ड बनाने आ रहा भाई ना, तो देखो ये भी आयन ये भी आयन, तो इनके बीच कैसा इंट्रैक्शन है बताओ, यहाँ पर आयन आयन का इंट्रैक्शन यहाँ हो रहा है, आयन आयन का अन्योन क्रिया हो रही है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर इनकी बात करोगे आप तो क्या होगा यहाँ पे, सच एज अगर अमोनिया मिल गया, न्यूट्रल है आपका, CO कार्बोनिल न्यूट्रल है आपका, H2O है न्यूट्रल है आपका, ये सब बेटा अगर मेटल आयन के पास आएंगे, ध्यान देना यहाँ पे सर, जैसे NH3 है, H इधर H इधर H इधर, याद करो आप लोग बेटा, इस पे कोई चार्ज तो है नहीं, ये जो लोन पेयर है इसी को क्या करेगा, ये डोनेट करने आएगा। याद करो बेटा, आप यहाँ इसकी इलेक्ट्रोनिटी बहुत ज्यादा होती, पता होगा आपको, तो बेटा यहाँ कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, डेल माइनस, तो यहाँ डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, देख रहे हो, इस चार्ज के वजह से यहाँ क्या पोलैरिटी क्रिएट हो गई, देखो पोलर ध्रुवता क्रिएट हो गई। तो यही है बेटा यहाँ आयन यानी आवेश और तो ये डायपोल में, यानी आयन और डायपोल में इंट्रैक्शन हो गया, तो इस तरीके से, तो या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। पहले 2 पॉइंट लिखो, फिर उसके बाद बेटा हम देखेंगे कि इसके लिए मेटल के जो d ऑर्बिटल होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कि d ऑर्बिटल किस तरीके से इन्होंने बताया, ताकि एक्चुअली में ये CFT थ्योरी इसलिए है बेटा, केवल क्रिस्टल फील्ड, ऐसा फील्ड देख करके वो अपने ऑर्बिटल्स को स्प्लिट करना, ऑर्बिटल d के ऑर्बिटल क्या करेंगे, यहाँ पे D5 5 ऑर्बिटल होते हैं, वो स्प्लिट हो जाएगा फील्ड देख करके, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड हो चाहे वो टेट्राहेड्रल फील्ड हो, उसको स्प्लिट होना है। लेकिन किस तरीके से होगा, कैसे होगा, पहले हम सब लोग बेटा जानेंगे, क्या करें, d ऑर्बिटल के बारे में जानेंगे, 5 ऑर्बिटल के बारे में पहले जानेंगे हम, कैसे होते हैं, किस किन ओरिएंटेशन में होते हैं ये इनकी एनर्जी इक्वल है तो इनको कहते क्या है हम लोग, इन सब के बारे में पहले। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या है भैया, जानने के लिए d ऑर्बिटल के बारे में जानना है हमको, ठीक है। पहले इसको बेटा नोट करो आप लोग, और हिंदी में बेटा नोट कर लो, इसको आप लोग नोट करो हिंदी में, तो लिखो बेटा यहाँ पे, लिखो इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार धातु लिगेंड आबंध आयनिक होते हैं, धातु लिगेंड आबंध आयनिक होते हैं, जो केवल धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य स्थिर वैद्युत अन्योन क्रिया
के मध्य स्थिर वैद्युत अन्योन क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। अन्योन क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। दूसरा पॉइंट बेटा लिखो इसी में, तथा ऋणावेशित लिगेंड को एक बिंदु आवेश के रूप में, हाँ, ऋणावेशित लिगेंडों को एक बिंदु आवेश के रूप में एवं उदासीन लिगेंडों को बिंदु द्विध्रुव के रूप में माना जाता है। बिंदु द्विध्रुव के रूप में माना जाता है। क्योंकि यह सिद्धांत एक स्थिर वैद्युत मॉडल है। स्थिर वैद्युत मॉडल के रूप में बनाया गया। ठीक बेटा ना, ध्यान रखना। हाँ, स्थिर वैद्युत मॉडल है। स्थिर वैद्युत के यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक समझ लो ऐसा मॉडल है, ऐसा ध्यान रखना। अब अगर अगला पॉइंट बेटा यहां पर है आपका अपभ्रष्ट डी कक्षक। लिखो, हेडिंग डालो, अपभ्रष्ट डी कक्षक। अपभ्रष्ट डी कक्षक। तीसरा पॉइंट बेटा, अपभ्रष्ट डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल। बेटा सुनो, वो जो दोनों एजम्पशन लिखे हो बेटा ना, उसमें ये वाला फिगर बना लेना बस, थोड़ा सा एक दोनों उसी नीचे बना लेना। ठीक है, ये वाला और ये वाला। हाँ, दोनों एजम्पशन जो अभी तक जो दोनों एजम्पशन लिखे थे, ये इन्हीं दोनों की बातें समझा रहा था। वो दोनों बात, यही दो चीज बता रहा था वो। ठीक है, जो दोनों बातें अभी हमने आपको बताया, यही दोनों बातें बता रहा था ये। ठीक है, इसको और इसको नोट कर लो बस, ये ध्यान रखो। ठीक, अब बेटा देखो, तीसरा पॉइंट लिखो, अपभ्रष्ट डी कक्षक। ये वाला पॉइंट, यानी डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल क्या होता है बेटा। देखो यहां पे तीसरा पॉइंट आपका कहता है डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल। बेटा क्या होता है आपका अपभ्रष्ट डी कक्षक। मतलब डी ऑर्बिटल बेटा जब फ्री आयंस के रूप में है, अभी लिगेंड नहीं आया इसके पास, बॉन्ड नहीं बना रहा अभी इसके पास में, तब इसकी कैसी स्थिति है कि जितने डी ऑर्बिटल के, इस मेटल के जितने भी ऑल ऑर्बिटल्स हैं, जितने भी 5 है, पांचों की जो एनर्जी है वो क्या है बेटा, इक्वल है। जब एनर्जी इन पांचों ऑर्बिटल की इक्वल होती है, उस केस में इन डी ऑर्बिटल्स को बेटा हम क्या कहते हैं, डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल कहते हैं। ये ध्यान रखना, समझ में आई बात। लिखो, हिंदी में लिखो बेटा, यहां पे लिखो, मुक्त अवस्था में किसी धातु के धातु आयन, मुक्त अवस्था में किसी धातु आयन के, किसी धातु आयन के, मुक्त अवस्था में किसी धातु आयन के, धातु आयन के सभी डी ऑर्बिटलों की, सभी डी कक्षक या डी ऑर्बिटलों की ऊर्जाएं, सभी डी ऑर्बिटल या डी कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती हैं, समान होती हैं, तो इसे
अपभ्रष्ट डी कक्षक या अपभ्रष्ट डी ऑर्बिटल कहते हैं। किसी धातु के मुक्त अवस्था में जब धातु आयन के सभी डी ऑर्बिटलों की ऊर्जाएं समान होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अपभ्रष्ट डी कक्षक कहते हैं। देखो बेटा मतलब कहा है, देखो ध्यान से यहाँ पे, सर इसके कितने ऑर्बिटल है बताओ? 5, 1 2 3 4 और 5। बेटा आपको पता होगा ये 5 जो ऑर्बिटल है इनका सबका क्या है? ये 5 डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल है, ये डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। बेटा ध्यान दो यहाँ पे, आपको पता होगा सर इसका नाम होता है डी एक्स वाई, ये है आपका डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये डी जेड स्क्वायर। ये ध्यान दो बेटा यहाँ पे, ये पांचों ऑर्बिटल्स हैं, इनके पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी है? अभी सेम है, मतलब इक्वल है। कब? जब मेटल आपका आयन मुक्त रूप में ये है तो। ये ध्यान रखो, कोई लिगेंड अभी इससे बॉन्डिंग बनाने नहीं आया है, ध्यान देना यहाँ पे। तो अब बेटा देख लेते हैं हम लोग, ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये सब कहाँ रहते हैं एक्सिस में आपके? इनके लोब्स कहाँ हैं जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं आपके, वो पहले जानना है आपको, 3D स्ट्रक्चर इसका। उसके बाद में ध्यान रखना, देखो ध्यान से मैं बता दूं आपको, ये 3 जो ऑर्बिटल हैं ये बेटा है आपके बिटवीन द एक्सिस होते हैं। कहाँ होते हैं ये? बिटवीन द एक्सिस, अक्षों के बीच में होते हैं ये। कहाँ होते हैं ये? अक्षों के बीच में। लोब प्रेजेंट ऐसा कहते, यानी ये लोब बोलते हैं, लोब है, लोब जहां पे इलेक्ट्रॉन आपके रहते हैं उनको लोब बोलते हैं हम लोग। तो लोब्स आर प्रेजेंट, या लोब्स, सीधे लोब्स बिटवीन एक्सिस, अक्षों के बीच इलेक्ट्रॉनों की पाने की प्रायिकता, अक्षों के बीच इलेक्ट्रॉनों की के पाने की संभावना लिख दो, और हिंदी में लिख दो लोब। हाँ लोब लिख दो, लोब, लोब अभी दिखा रहे हैं हम, डोंट वरी। देखो ध्यान, और ये दोनों क्या होते हैं बेटा आपके? ये होते हैं बेटा अलोंग द एक्सिस, एक्सिस पे ही होते हैं ये, अलोंग द एक्सिस। अच्छों पर। देखो पांचों हम बनाते हैं, ध्यान दो यहाँ पे, सर ये एक्स है ये वाई है, तो अगर इसके बीच में ध्यान दो यहाँ पे लोब हो, इसके बीच एक लोब, अब और जानते हो आप लोग डी का कैसा होता है? डबल डम्बल होता है, पता है सबको? ये बेटा एक्स वाई बीच में है तो इसका नाम डी एक्स वाई हो गया। ये इसी को लोब बोलते हैं, इसी को लोब बोलते हैं, यही लोब है आपका। यही क्या है? यही इलेक्ट्रॉन रहता है बेटा, कभी इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा कभी भाग के यहां आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां वाई जेड, और फिर यहां पे लिख लो अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो बेटा यहां पे एक्स ले लो, ये वाई ले, देखो ये देखो एक्सिस पे ही है, इसको कहते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये अलोंग द एक्सिस है, ये जेड है, एक लो बीचों बीच और दूसरा एक यहां एक यहां, एक बीचों बीच, ये होता है डी जेड स्क्वायर। बनाओ इसको बेटा, ये आपके पांचों लोब हैं, पांचों ऑर्बिटल है बेटा, उनका
3D स्ट्रक्चर है, उनका रिप्रेजेंटेशन है, कहाँ होते हैं ये लोग। ठीक है, नोट करो इसको। चलिए बेटा ठीक है, अब हम इसका पार्ट 2 हम कल लेकर के आएंगे और उसको अच्छे तरीके से फिर बेटा ऑक्टाहेड्रल फिल्म में कैसे स्प्लिटिंग होती है, टेट्राहेड्रल में कैसे स्प्लिटिंग होती है, वो सब चीज़ें हम लोग कल सीखेंगे। ओके, नोट्स बनाते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो।